एपिसोड 77। आखिर मैं हूँ कौन। अधिप अदा को रूम में लेकर आया तो अदा के दिमाग में अभी निहारिका जी की बात चल रही थी। तुमको अधिप की क्लास लेनी है। अधिप ने अदा को अपनी गोद से उतार के नीचे खड़ा किया तो अदा तुरंत बीवी वाले मोड़ पर आ गई और अपनी कमर पर हाथ रख के अधिप को घूरते हुए बोली, कहाँ थे अभी तक। अधिप थोड़ा शॉक हो गया। अदा का रूप कुछ बदला बदला सा था। अधिप को शांत देख के अदा ने गुस्से में मुंह बना लिया। हालांकि उसका मुंह गुस्से में भी क्यूट ही लगता था तो अधिप के फेस पर मुस्कान ही आनी थी। अदा मुंह बना के बोली, इतनी देर से कहाँ थे। अधिप ने आंखें छोटी कर ली। गुस्सा तो उसको करना था। उसने अदा को समझाया था किसी से मत चिपकना, उसके बाद भी अदा जन्य की गोद में चढ़ गई। पर यहाँ उल्टा अदा उसकी कार्यवाही कर रही थी। अधिप को शांत देख के अदा फिर बोली, बोलिए कहाँ थे आप, किसके साथ थे, इतनी रात हो गई, कौन थी वो जिसके साथ होने पर आप मुझे भूल गए। लो भाई, अब ये कैसा सवाल था। अधिप अदा को भूल सकता था भला। अधिप के सपनों में भी अब अदा ही घूमती थी। दिन रात उसके ख्याल बस अदा से शुरू होते थे और अदा पर खत्म। बस अपने हीरो का अदा के प्रेम में बैरागी बनना बाकी रह गया था और अपनी हीरोइन ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही थी अपने हीरो पर। ये गलत है, बहुत गलत। अधिप ने अदा के सवाल सुन के अपनी आईब्रो जोड़ ली और अदा के बाल बिगाड़ते हुए बोला, अब कौन सी रील देख आई हो जो टीचर बनी हुई हो। अदा ने अधिप का हाथ अपने बालों से हटाया और बोली, टीचर नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ आपकी। अदा के मुंह से बीवी शब्द सुन के अधिप के दिल में फिर फूल खिल गए। अदा आगे बोली, आप कहाँ जाते हो, इतनी रात से क्यों आते हो। सब जानने हक अधिकार राइट सब कुछ है मेरे पास। ऐसे ही नहीं छोड़ सकती आपको, अच्छे से खबर लेनी है आपकी, वरना आदमी को बाहर मुंह मारते देर नहीं लगती। अदा ये सब एक सांस में बोल गई। अधिप अदा की बात सुन के थोड़ा सा खांस दिया। अधिप का मन तो था वो अदा से बोल दे, अपनी क्यूट सी बीवी को छोड़ के वो बाहर मुंह मारेगा, उसके दिमाग में क्या कीड़े पड़े, पर कोई फायदा नहीं था। अधिप जानता था ये उसकी क्यूट अदा के शब्द नहीं थे, वो फिर किसी से ज्ञान की गोली पी के आई है। अधिप सोच रहा था कि अदा अधिप का हाथ पकड़ के जैसे टीवी सीरियल में इंसान को किसी सच को उगलवाने के लिए झंझोरा जाता है वैसे अधिप को झंझोरते हुए बोली, बताइए किस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब मांगता है। अदा आगे बोलते हुए रुक गई और अपने बाल खुजलाते हुए कुछ सोच के बोली, जवाब मांगती है आपकी बीवी। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर और अदा का सिर दबाते हुए बोला, ये जो तुम फोन देख देख के पागल होई जा रही हो ना, मैंने ठीक से तुमको दबा दिया ना, तो तुम्हारा ज और बा फर्श पर लोटा लेकर भीख मांगता दिखाई देगा। अदा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और अधिप का हाथ अपने सिर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे लग रहा है छोड़िए। अधिप ने अदा के सिर से हाथ हटा लिया और बोला, अब सच सच बोलो किसकी बात से घूम के आई हो। अदा ने बच्चों सा मुंह बना लिया और बोली, मैं तो कहीं घूमने नहीं गई, अंकल आंटी आए थे। आंटी बोली, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपको अपने पल्लू से बांध के रखना चाहिए वरना आप बाहर मुंह मारने लगोगे। आपकी लगाम कस के रखनी पड़ेगी। लो भाई, यहाँ तो उल्टा हो गया। ये चीज तो अधिप को बोलनी चाहिए, वो बेचारा अदा को अपने पल्लू से, ओ मतलब अदा को पकड़ के रखता है, वरना अदा तो कहीं भी लुढ़क के पहुंच जाती है और अदा के तो इतने चाहने वाले हैं कि बेचारा अपना हीरो उनको ही मारते मारते थक जाएगा, बाहर क्या ही मुंह मारेगा। अपनी क्यूट अदा भी न कुछ नहीं समझती। अधिप ने अदा को घूर के देखा और उसको उठा के बेड पर खड़ा करके बोला, तुम मेरी लगाम कसोगी। अदा ने अधिप को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, खींच तो दूं, लेकिन आपके गले में रस्सी नहीं है ना, पहले रस्सी बांधनी पड़ेगी। अधिप आईब्रो सिकोड़ के बोला,
तो तुम मेरे गले में रस्सी बंधोगी। अदा मासूमियत से बोली, नहीं, रस्सी तो आप बंधोगे, मेरा काम तो लगाम खींचना है। अधिप ने अपना सिरना में हिलाया और अदा के सिर पर मारते हुए बोला, दूसरों की बातें कम सुना करो समझी, अपने दिमाग का यूज करो। अदा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। अधिप ने अदा के मासूम से फेस को देखा और उसके बाल ठीक करते हुए प्यार से बोला, तुमको इस मामले में बिल्कुल भी टेंशन या जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बहुत हो मेरे लिए, तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले सकता। तुम पहली तो नहीं बोल सकता पर आखिरी जरूर हो। अदा को अधिप की कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। वो कंफ्यूज सा मुंह बनाए बोली, क्या आप डिटेल में समझा सकते हैं? मैं समझी नहीं। अधिप मुस्कुरा दिया और अदा के गाल पर किस करते हुए बोला, तुम मत समझो, तुम मुझे ऐसे ही ज्यादा अच्छी लगती हो। अदा अधिप को देखने लगी। अधिप ने फिर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में जाने लगा। तो अदा, जो अभी तक कुछ सोच रही थी, वो उछल के अधिप के पास आई और कंफ्यूजन से बोली, बॉस बॉस एक बात बताओ। अधिप, पूछो। अदा मासूमियत से बोली, बॉस मैं कौन हूँ? अधिप थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, मतलब? अदा क्यूटनेस से बोली, मतलब ये कि आप बोलते हो मैं आपकी सब्जेक्ट हूँ। आज आंटी बोली मैं आपकी बीवी हूँ, तो आखिर मैं हूँ कौन? अधिप को पहले कुछ और लग रहा था, लेकिन अदा की बात सुन के वो मुस्कुरा दिया और बोला, तुमको कौन सा वर्ड ज्यादा अच्छा साउंड होता है, बीवी या सब्जेक्ट? अदा मुस्कुरा के बोली, सब्जेक्ट। अधिप भी मुस्कुरा के बोला, तो बस तुम कौन हुई मेरी? अदा, सब्जेक्ट। अधिप मुस्कुरा के बोला, गुड, तुम कभी मेरी बीवी मत बनना, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी सब्जेक्ट हो। तुमको अपनी बीवी बना के इतनी प्यारी सब्जेक्ट नहीं खो सकता। अदा फिर कंफ्यूज हो गई। अधिप आज कुछ ज्यादा ही बहकी बहकी बातें कर रहा था और सब अदा के सिर की के ऊपर से जा रहा था। लेकिन अपनी अदा को कौन समझाए जाके ये अधिप का प्यार था जो वो अभी नहीं समझती। अधिप फिर जाने के लिए आगे बढ़ा तो अदा उसको रोकते हुए बोली, बॉस पर फिर बीवी कौन होती है? अधिप रुक गया और अदा को देखने लगा। अदा मासूमियत से अधिप के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर अधिप के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो क्या समझाए अदा को उसको नहीं पता था। इसलिए अधिप ने बात को टालते हुए कहा, तुम सो जाओ, मुझे अभी और काम भी करना है, बोल के अधिप चला गया। अदा अपना सवाल सोचते हुए बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ रिधिमा जन्य के रूम में उछलते हुए फोन पर बोल रही थी, अनु अनु अनु, गेस कर मैं कहाँ हूँ। दूसरे साइड से अनु बोली, यार क्यों नींद की बैंड बजा रही है, बताना हो तो बता वरना फोन रख। रिधिमा उछलते हुए बोली, मैं अधिप के घर पर हूँ। अनु नींद में बोली, कौन अधिप? रिधिमा ने मुंह बना लिया और बोली, अधिप खन्ना। अनु सीधा उठ के बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, व्हाट? रिधिमा, हाँ मेरी जान, मेरी तो लॉटरी निकल आई, मैं अधिप खन्ना के घर पर। ओ माय गुडनेस, यार विश्वास ही नहीं हो रहा। अनु, यार पर तू अधिप के घर तक पहुंची कैसे? रिधिमा, बहुत लंबी कहानी है, कल हॉस्पिटल में मिल डिटेल में बताती हूँ। रिधिमा इतना बोली ही थी, जन्य गुस्से में पीछे से आया और उसका फोन छीन के फेंक दिया। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। वो जमीन पर टूटे पड़े अपने फोन को देख के गुस्से में जन्य को धक्का देकर बोली, बदतमीज इंसान, फोन क्यों तोड़ा मेरा? जन्य ने रिधिमा का हाथ पकड़ा और खींच के अपने रूम से बाहर ले जाके धक्का देते हुए बोला, तुमको अभी तोड़ नहीं सकता, पर तुम ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो। रिधिमा ने गुस्से में अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, बेटा तुम जानते नहीं हो मैं कितनी टेढ़ी खीर हूँ, तुम मुझे धक्का दोगे, रुको अभी बताती हूँ। बोल के रिधिमा तुरंत चिल्लाने लगी, शाखा प्लीज हेल्प, जन्य मुझे मार रहा है।
जन्य की आंखें बड़ी हो गई। शाखा आवाज सुन के किसी जीन जैसे प्रकट हो गया। रिधिमा शाखा को देख के वही जमीन पर बैठ गई और जन्य का पैर पकड़ के बोली, तुम मुझे अपने रूम से निकाल दोगे तो मैं अभीला नारी इस बेरहम दुनिया में कहाँ जाऊंगी। मत मारो मुझे, तुमने ही तो जबरदस्ती शादी की थी मुझसे, अब क्या कुछ ही घंटों में तुम्हारा मन मुझसे भर गया। जन्य का तो खून उबाले मार रहा था पर वो बेचारा क्या ही करता। निहारिका जी अपनी 2 आंखें शाखा के रूप में जो छोड़ के गई थी। रिधिमा की हालत देख के शाखा ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और निहारिका जी को कॉल करने जी वाला था कि जन्य ने रिधिमा से अपना पैर छुड़ाया और शाखा के पास आके उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोला, तुमको मैंने जॉब पर रखा है समझे, ज्यादा जासूस मत बनो वरना तुमको उठा के बाहर फेंकने में मुझे समय नहीं लेगा। शाखा ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, सॉरी सर पर मुझे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। जन्य ने रिधिमा की तरफ घूम के देखा तो रिधिमा जमीन पर बैठी मुस्कुरा रही थी जैसे बोल रही हो, बोलो बोलो अब क्या करोगे। जन्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली और वहां से गुस्से में चला गया। रिधिमा उठी और अपने कपड़े झाड़ते हुए रूम के अंदर जाके शाखा को देख के बोली, थैंक यू शाखा, तुम बहुत स्वीट हो। शाखा हैरानी से रिधिमा को देखना लगा। वो पहाड़ सा आदमी स्वीट, पर शाखा को कौन समझाए। रिधिमा उसके कंधे पर बंदूक रख के उसके बॉस पर गोलियां बरसा रही है। उस समय जब अधिप अपने रूम में चला गया तो रिधिमा ने रोने सी शक्ल बना ली, लेकिन जन्य रिधिमा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो वो रिधिमा के पास आया और उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन रिधिमा थी जमीन पर रायते जैसी फैल गई और रोने का नाटक करने लगी और शाखा वहीं खड़ा था तो शाखा ने तुरंत निहारिका जी को कॉल लगा दिया और निहारिका जी ने अच्छे से जन्य की क्लास लगाई। तनय को जन्य की क्लास लगते देख बड़ा मजा आ रहा था। तनय बेचारा खुद फंसा हुआ था तो जन्य को खुला कैसे देख सकता था। अरे समझो यारो, अब तनय की बैंड दिशा बजा रही थी तो वो जन्य को ऐसे सुखा सुखा कैसे छोड़ता, इसलिए वो रिधिमा का साथ देते हुए बोला, बिल्कुल सही, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, पक्का जन्य ने ही आपसे जबरदस्ती शादी की होगी। आप अपना हक मत छोड़ो, जाओ वो देखो, वो जन्य का रूम है। तनय का बोलना था कि रिधिमा ने अपने पैर सिर पर रखे और जन्य के रूम की तरफ भागी। जन्य खा जाने वाली नजरों से तनय को देखने लगा तो तनय ने अपनी बतीशी चमका दी और नाचते हुए अपने रूम में चला गया। जन्य तो बेचारा बुरा फंसा था। रिधिमा कम थी वाहट लगाने को जो उसका दोस्त भी उसकी बारात निकालने में लगा था, लेकिन अभी रिधिमा मस्त थी। जन्य बेचारा गुस्सा होकर रूम से चला गया और रिधिमा मस्त बिना किसी टेंशन के बेड पर फैल के लेट गई। उसको तो कोई टेंशन ही नहीं थी कि उसकी शादी जन्य से हुई है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं उसने इतने लड़कों को चूरन चटाया है तो जन्य किस खेत की मूली था। वो जन्य को भी अपने इशारों पर नचा लेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। तनय अपने रूम में अपनी पीठ में दवा लगाने की कोशिश कर रहा था कि दिशा रूम में आई और दवा तनय के हाथ से लेते हुए बोली, मैं लगा दूं। तनय ने मुंह बना लिया और दवा फिर से दिशा के हाथ से छीनते हुए बोला, जरूरत नहीं है। दिशा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तनय ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और बोला, मैं ऐसे वैसे कैसे भी नहीं मानूंगा। दिशा एक डेविल टोन में बोली, अच्छा डॉट। तनय मुंह चढ़ा के बोला, अपने अच्छा की भोरी उठाओ और जाओ यहाँ से, तुमको तुम्हारा तुम दिखा दिया है मैंने। दिशा, पर मैं तो इसी रूम में तुम्हारे साथ रहूंगी। तनय ने दिशा को घूर के देखा और बोला, खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात है पर अपनी लिमिट में रह के देखोगी तो अच्छा रहेगा। दिशा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और तनय से बोली, अरे वो क्या है। तनय ने पीछे घूम के देखा तो दिशा ने उसको धक्का दे दिया।
तनय बेचारा पेट के बल बेड पर गिर पड़ा। दिशा जल्दी से उसकी कमर पर चढ़ के बैठ गई और उसके हाथ से दवा छीनते हुए बोली, देखो तुम मुझे मजबूर मत किया करो, जब शराफत से कोई चीज बोला करूं तो मान जाया करो। बाकी तुम भी जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। दिशा मुस्कुरा दी और तनय की पीठ पर दवा लगाते हुए बोली, अब दवा लगाने में क्या अच्छा और क्या बुरा, पत्नी हूँ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। दिशा के छूने से तनय को अपनी पीठ में दर्द हुआ तो उसने 1 सेकंड को अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बोला, तुमको शर्म नहीं आती है ना। दिशा तनय के ऊपर से हटी और उसके बगल में लेटते हुए बोली, अपने पति से कैसी शर्म। तनय दिशा को घूरते हुए बोला, मैं कोई पति बती नहीं हूँ, समझी, तुमने धोखे से शादी की है और ये बात मैं प्रूफ करके रहूंगा, फिर मॉम तुमको खुद धक्के मार के निकाल देगी। दिशा हंस पड़ी और बोली, तुम प्रूफ ढूंढने मत निकलना, वरना जो धक्का तुमको लगेगा तब क्या होगा वो तो राम ही जाने। तनय ने मुंह बना लिया और उठ के खड़ा हुआ और अपनी टी-शर्ट उठाते हुए बोला, तुमको तो देख लूंगा। दिशा मुस्कुरा के बोली, तुम्हारी ही बीवी हूँ, तुम्हारे ही साथ रहने वाली, आराम से जब चाहो देख लेना। तनय ने गुस्से में दिशा को देखा और बोला, तुमसे ज्यादा बदतमीज लड़की मैंने नहीं देखी। दिशा अपने सिर पर मारते हुए बोली, लो यार, अभी तो बोला था देख लो, अच्छा रुको। बोल के दिशा बेड के ऊपर खड़ी हो गई और गोल घूम के बोली, अब देख लिया कि और देखा है। तनय ने अपने दांत पीस लिए और पैर पटकते हुए रूम से बाहर चला गया। दिशा फिर बेड पर बैठ गई और पिलो को अपनी गोद में रख के बोली, तुम कब समझोगे मेरे प्यार को। प्यार ना करो पर प्यार से बात ही कर लो। कितने साल हो गए किसी ने प्यार से बात तक नहीं की मुझसे, पता नहीं कभी वो दिन आएगा कि नहीं। जब तुम मुझसे प्यार से बात करोगे, मुझे प्यार से देखोगे। तुम्हारे जितनी क्यूट नहीं हूं पर दिल से प्यार करती हूं। अब दिल तो बाहर निकाल के नहीं चिपका सकती, वरना वो भी करके दिखा देती। क्या तनय समझेगा दिशा की फीलिंग्स? क्या अदा को मिलेगा अपने सवाल का जवाब? क्या चीफ फेंकने वाला है अपना एक और पत्ता? एपिसोड 78, लेट्स डांस बेबी। तनय गुस्से में गार्डन में आया तो जन्य पहले से वहां गुस्से में बैठा था। तनय भी जन्य के बगल में बैठ गया और उसको कोहनी मारते हुए बोला, क्या हुआ, तेरी बीवी ने रूम से बाहर निकाल दिया क्या? जन्य ने गुस्से में तनय की तरफ देखा। अब बेचारा वो गुस्से में पहले से भरा हुआ था तो तनय को पास देख के उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने तनय की गर्दन पीछे से पकड़ी और उसका मुंह घास में रगड़ते हुए बोला, को तुझे बड़े मजे आ रहे हैं। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मना किया था ना, लड़की से दूर रह, पर तूने सीधा शादी ही कर ली। तेरी वजह से आंटी को मेरी शादी आइडिया आया और उन्होंने मेरा पत्ता भी साफ कर दिया, और अब तू यहाँ मेरे मजे लूट रहा है। तनय अपने हाथ चलाते हुए बोला, का छोड़, वैसे शरीर गुब्बारा बना हुआ है, तू मेरा मुंह भी गुब्बारे जैसा कर दे। तनय की हालत सोच के जन्य ने तनय को छोड़ दिया तो तनय अपना मुंह झाड़ते हुए बोला, का तुझे क्या लगता है मैंने शौक में शादी की है? मुझे तो पता ही नहीं वो छिपकली मुझसे कैसे चिपक गई। ऊपर से मेरी हिटलर माँ मुझे छोड़ के उस छिपकली सी औरत का साइड ले रही है। भाई बता कहाँ रोऊं जाके। यहाँ तो शरीर की ये हालत हुई पड़ी है कि टी-शर्ट नहीं पहन पा रहा और वो छिपकली गिद्ध जैसी नजरें मेरे शरीर पर बनाए रखती है। भाई फीलिंग ऐसी आती है कि आंखों से बलात्कार कर देगी। तनय ने बोलते हुए रोने सी शक्ल बना ली थी। जन्य ने तनय के गले में हाथ डाल लिया और उसके थोड़ा पास खिसकते हुए बोला, भाई है अपन, ऐसे कोई भी लड़की आके अपनी बजा के नहीं जा सकती। कुछ सोचते हैं और दोनों को अपनी अपनी लाइफ से रफू चक्कर कर देते हैं। तनय भी मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स यार,
तू तो समझा मैं किस संकट से गुजर रहा हूँ। जन्य, अब संकट से वो दोनों जो हमारे जीवन में राहु केतु बनके आई है वो गुजरेंगी। तनय जन्य के गले लग के बोला, बस भाई तेरे मुंह में घी शक्कर। जमीन में आधा गाड़ दे नहीं तो कब्रिस्तान में छोड़ आ, लेकिन बस निकल फेंक उस छिपकली को मेरे जीवन से। जन्य और तनय रिधिमा और दिशा को बाहर फेंकने के बारे में सोच रहे थे कि अधिप भी उनके साथ आके बैठ गया और बोला, निहारिका आंटी का क्या करोगे? वो घर में ही अदालत खोल देंगी। जन्य और तनय अधिप को देखने लगे। तनय अधिप को देख के बोला, भाई तेरा सही है, इतनी क्यूट बीवी मिली है, जैसा बोलता है वैसा करती है। काश मेरे पास भी वो दवा होती जिससे सब भुलाया जा सकता, तो मैं उस छिपकली को देकर जंगल में छोड़ आता और उससे बोलता है वो मोगली है और मोगली जंगल में रहते हैं, तुम भी जंगल में रहो। जन्य भी अधिप को देख के बोला, बात तो सही है, तेरी किस्मत एक नंबर है। कहाँ तू नैना से शादी करने जा रहा था और कहाँ तुझे इतनी अच्छी बच्ची मिल गई। अधिप के फेस पर गुरूर वाली स्माइल आ गई। अब भाई आनी भी थी, अपनी अदा थी कि इतनी प्यारी और स्वीट, उसके ऊपर तो गुरूर करना बनता है बॉस। लेकिन जन्य आगे बोला, पर मेरे पास वो दवा होती तो मैं उस रिधिमा को कब्रिस्तान में लेकर जाता और उससे ही उसकी कब्र खुदवाता, फिर उसको जिंदा गाड़ देता और बोलता जिंदा लोग यही रहते हैं। तनय हंस दिया और बोला, जिंदा कब्र के अंदर रहेंगे तो दिख लियो कहीं मुर्दा बन के वो बाहर न घूमने लगे। जन्य ने मुंह टेढ़ा कर लिया। अधिप भी दोनों की बातें सुन के मुस्कुरा दिया था। तनय फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, चल आज पीते हैं। जन्य ने तुरंत तनय की तरफ देखा और बोला, तू पिएगा जिसको सूंघने से चढ़ जाती है। तनय मुंह बना के बोला, एक लोकल नशा साथ में चिपका के घूम रहा हूँ, उसके बाद तुझे लगता है विदेशी नशा चढ़ेगा। अधिप तुरंत मना करते हुए बोला, कोई ड्रिंक नहीं करेगा। तनय ने अपने दांत चमका दिए और बोला, तेरे मना करने से हम मान जाएंगे क्या? अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो तनय जल्दी से उठा और भाग के वहां से चला गया। तनय 5 मिनट में अपने हाथ में बियर के कैन के 2 बॉक्स लेकर आया और जन्य और अधिप की तरफ उछाल के देते हुए बोला, यार काफी साल हो गए, एक बार पीने में कुछ नहीं जाता। दोनों ने कैन कैच कर लिए। जन्य तो वैसे ही रिधिमा से चिढ़ा बैठा था, उसने तुरंत कैन ओपन किया और एक सांस में पी गया। तनय जन्य के बगल में बैठ के उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, भाई कंट्रोल कर, गम भुलाने के लिए पीना है, चढ़ाने के लिए नहीं। जन्य ने अपने हाथ में पकड़े कैन को कस के दबाते हुए कहा, उस रिधिमा का गला भी मैं ऐसे दबा दूंगा। अधिप जन्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जोश में होश मत खो। जन्य ने गुस्से में वो कैन दूर फेंका और अधिप से बोला, भाई तेरी बीवी लाखों में एक है, इसलिए तू हमारा दर्द नहीं समझ सकता। यहाँ लंका क्या सब कुछ जला पड़ा है। तनय भी अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बोला, ये तो तूने सही कहा, खुद इतनी अच्छी बीवी पाके ऐश काट रहा है, यहाँ अपनी जली पड़ी है। यहाँ इला दिल से जाती नहीं और वो छिपकली सी औरत मेरे दिल में कब्र खोद के उसमें घुसने को तैयार है। मेरा दिल ना हो गया कोई एम्यूजमेंट पार्क हो गया, कोई भी आके राइड करना चाहता है। तनय ने बोलते हुए कैन खोला और बियर का एक घूंट पी लिया। अधिप ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो। तनय मुंह चढ़ा के बोला, तेरी तो बल्ले बल्ले है, इसलिए हम दोनों पागल लग रहे हैं। तेरी शादी भी नैना से हुई होती ना, तो तू भी हमारे साथ बैठा सुट्टा मार रहा होता। गिलहरी जैसी प्यारी बीवी मिली है इसलिए इतरा रहा है। अधिप ने गहरी सांस ली और कैन ओपन करके एक घूंट बियर पीते हुए बोला, तुमसे ज्यादा दर्द लेकर घूमता हूँ अपने दिल में। जन्य और तनय दोनों अधिप को देखने लगे। अधिप सामने अंधेरे में देखते हुए बोला, जिससे दोस्ती करनी चाहिए वो मेरे साथ तो कुछ घंटे भी नहीं रही।
फिर जो दूसरी मिली वो ऐसी मिली कि उसको खोने का डर लगा रहता है। पता नहीं कब उसको क्या हो जाए। अदा अंदर से जल रही है। पता नहीं मैं उसको ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। वो कितना टाइम और मेरे साथ रहेगी। जन्य और तनय शौक हो गए। अधीप आगे बोला, हर पल इस डर के साथ जीना, पता नहीं कब अदा को क्या हो जाए। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं किस दर्द से हर सेकंड गुजरता हूँ। पता है कोई है जो अदा के पीछे है, जिसको अदा चाहिए। पता नहीं वो अदा के साथ क्या करेगा। शायद ये वही इंसान है जिसने अदा का ये हाल किया। बेचारी नन्ही सी जान, क्या क्या देखा होगा उसने। उसके दिमाग को दवा दे दे के इतना ज्यादा तेज कर दिया कि जैसे मशीन। फिर एकदम से केमिकल देकर उस दिमाग को बंद कर दिया। इतना केमिकल उसको इंजेक्शन दे दे के दिया गया है कि जिसकी सीमा नहीं। तू अपने आप से देख, तुझे एंटीडोट दिया तब तेरा ये हाल है, तो एक बार सोच के देख, जब अदा को केमिकल दिया जाता होगा तो हर बार वो मौत से लड़ती होगी, उतना दर्द सहती होगी। बस ये दर्द एक बार का नहीं, जितनी बार उसको केमिकल दिया गया, उस मासूम ने वो दर्द उतनी बार सहा। आज हाल ये है कि उसके शरीर में कोई दवा असर नहीं करती। कैसे उसको बचाऊंगा कुछ समझ नहीं आता। जो उसको दवा दे रहा हूँ वो असर तो कर रही है पर बहुत धीमे, उससे ज्यादा तेज तो केमिकल उसकी बॉडी को गला रहा है। तनय और जन्य हैरानी से अधीप की बात सुन के बोले, तूने हमको पहले क्यों नहीं बताया? अधीप, क्या बताता, बता के कोई फायदा है क्या? जन्य गुस्से में बोला, तो क्या वो बस तेरी बीवी है, हमारा कोई हक नहीं? अधीप ने जन्य की तरफ देखा और बोला, वो बात नहीं है यार। तनय भी गुस्से में बोला, तो क्या बात है? हाँ डॉट, वो हमारी गिलहरी है। तू ये सब छुपा के साबित क्या करना चाहता है? बस तुझे गिलहरी की चिंता है। अधीप गहरी सांस लेते हुए बोला, यार तुम लोग बेकार में हाइपर मत हो। तनय ने मुंह बना लिया और अधीप को धक्का देते हुए बोला, तू बेकार में बकवास मत कर। अधीप घास पर गिर पड़ा। तनय अधीप के ऊपर चढ़ गया और उसको मारते हुए बोला, तू ज्यादा शाना बन रहा है। दोस्त बोलता है बस, पर हमको साइड कर दिया, तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। अधीप की आंखें बड़ी हो गई। वो तनय को अपने ऊपर से हटाने के उसके हाथ पकड़ने जा रहा था कि जन्य ने अधीप के हाथ पकड़ लिए और तनय से बोला, मार इसको, बहुत होशियार बन रहा है, पर अपनी होशियारी दवा बनने में नहीं दिखा सकता। बोलता है बच्ची को कुछ हो जाएगा, इतना बड़ा साइंटिस्ट क्या देखने भर का है। बड़ा आया बोलता है बच्ची को ठीक नहीं कर सकता, मार इसको। बोलते हुए जन्य और तनय अधीप को मारने लगे। बेचारे आज अपने हीरो की पीटने की बारी थी, पर दोस्त से पीटे नहीं तो क्या किया यार। दोस्त की मार में भी यार होता है। दोस्त वो नगीना होता है जो खुश होता है तो भी मारता है और कोई गम में हो तो भी मार के बाहर लाता है और बोलता है, दो घूंट मार और भूल जा। आज अपने हीरो पर प्यार भरी लातों की बारिश हो रही थी कि अपनी हीरोइन टपक पड़ी और वहां का नजारा देख के अपने हीरो के बचाव में आगे आई और आंखों में आंसू लिए बोली, क्यूट तनय और जन्य ब्रो प्लीज बॉस को मत मारो। तीनों अदा को वहां देख के सीरियस हो गए क्योंकि अदा अधीप को पीटते देख रो रही थी। अधीप जल्दी से उठ के खड़ा हुआ और अदा को सीने से लगा के बोला, अरे तुम रो क्यों रही हो? अदा बच्चों जैसे फुट फुट के रोने लगी और बोली, आपने कोई गलती की क्या? क्यूट तनय और जन्य ब्रो आपको क्यों मार रहे हैं? अधीप ने अपना सिर पीट लिया और अदा को अपने आप से दूर करके बोला, हम बस खेल रहे थे। अदा ने अपनी मासूम सी नजरों से तनय और जन्य की तरफ देखा तो दोनों एक साथ बोले, बच्ची हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे। अदा नासमझी से बोली, ये कैसा खेल है? तनय चट से बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, तुम खेलोगी? अदा मुस्कुरा दी और अपने आंसू पोंछ के खुश होते हुए बोली, हाँ मुझे भी खेलना है।
इतना बोल के अदा फिर अधिप से बोली, बॉस चलो जल्दी से घास पर लेट जाओ, मैं भी आपको लातों से मारूंगी। अधिप घूर के अदा को देखने लगा। जन्य और तनय दोनों हंस दिए। तो अदा फिर दोनों से बोली, पर चप्पल के साथ मारना है कि चप्पल निकाल के। अब तो तनय और जन्य दोनों ठहाके मार के हंसने लगे। अधिप ने दोनों को घूर के देखा। भाई की बेइज्जती की हद थी। अभी तक अदा अकेले में उसकी बेइज्जती करती थी, अब खुले आम कर रही थी। यार अपना हीरो है या बेइज्जती की दुकान। अब हीरो अपनी हीरोइन को तो कुछ कर नहीं सकता, पर अपने दोस्तों को छोड़ने वाला था क्या? कभी नहीं। अब दोनों मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे थे तो मुंह तो बंद करना पड़ेगा। अधिप ने अपने पैर से नाइट स्लीपर निकाली और दोनों को फेंक के मारते हुए बोला, को बहुत बतीशी फट रही है। जन्य और तनय 2 सेकंड को शॉक होकर चुप हो गए, लेकिन फिर अधिप की शक्ल देख के हंस पड़े। अधिप गुस्से में दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज तुम दोनों के दांत हो तोड़ देता हूँ। अधिप उनकी तरफ बढ़ा तो दोनों भाग निकले। अधिप भी दोनों को पकड़ने के लिए भागा। बेचारी अपनी अदा रानी कंफ्यूजन में तीनों को देख रही थी। तीनों पूरे गार्डन में भाग रहे थे। अधिप कभी तनय को पकड़ के मारता तो कभी जन्य को। तीनों के पुराने दिन ताजा हो गए थे, लेकिन अदा के लिए ये एक कंफ्यूजन से भरी चीज थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसा गेम है और उसकी बारी कब आएगी। लेकिन गेम से ज्यादा कुछ अभी होने वाला था। अदा मैडम फिर धमाका जो करने वाली थी। अदा सभी को देख रही थी। बेचारी की बारी नहीं आ रही थी तो थक के वही घास में बैठ के तीनों को देखने लगी कि उसकी नज़र वहां रखे बियर कैन पर गई और उसके मुंह में पानी आ गया और वो अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, पानी पूरी। लो भाई हो गया अब तो कांड। अदा अपने 4 पैरों पर चल के बियर के कैन के पास आई और एक कैन उठा के बोली, पानी तो है लेकिन पूरी कहाँ है। अदा ने 2 मिनट कुछ सोचा, फिर मासूम सा मुंह बना के बोली, अब इतनी रात को मेरे लिए पूरी कौन लगाएगा। पानी से ही काम चला लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, एक पानी के बॉक्स को कल के लिए रख देती हूँ। सुबह क्यूट तनय से पूरी मांगा के खा लूंगी और दूसरे बॉक्स से कुछ पानी पी लेती हूँ। बोल के अदा ने बियर के बॉक्स से 4 बियर के कैन निकाले और एक एक करके सारे सल्टा दिए। मतलब सारे कैन पी गई अपनी अदा मैडम। अब इतने कैन पीने के बाद दिल मांगे मोर, फिर क्या था, फिर ये भी लो वो भी लो और बस लेते जाओ भाई। सारे कैन अपनी अदा मैडम ने पार लगा दिए। उसके बाद क्या होना था, इतने कैन पीने के बाद तो झूम बराबर झूम शराबी वाला हाल था अदा मैडम का। अदा बेमतलब तीनों को लड़ता देख के हंस रही थी। इतना कम था कि अदा मैडम को उस दिन गाने में डांस करने वाला गाना याद आ गया और मैडम नशे में चूर हंसते हुए गाना गाने लगीं, तेरे इश्क में नाचेंगे। पर अदा को ऐसे मजा नहीं आ रहा था तो मैडम उठी और घर के अंदर से स्पीकर ले आई, लेकिन बेचारी अपनी श्री नशे में अदा की आवाज ठीक से समझ नहीं पाई और गाना कोई और बज गया। लाके 3 पेग बल्लिए पहंदे भंगरे गद्दी दी दिग्गी खोल के। जैसे ही तीनों के कानों में गाने की आवाज पड़ी, तीनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और अदा की तरफ देखने लगे। अदा अपने कंधे पर स्पीकर रखे एक हाथ में कैन लिए डांस करते हुए तीनों की तरफ आ रही थी। अदा को देख के तीनों के एक साथ परिंदे उड़ गए। तीनों गांधी जी के बंदर लग रहे थे। तीनों ने फिर एक साथ सिर घुमा के बियर बॉक्स की तरफ देखा तो एक बॉक्स फटा हुआ पड़ा था और उसके सारे कैन खाली इधर उधर पड़े अदा के नशे में होने की गवाही दे रहे थे। अदा लड़खड़ाते हुए तीनों के पास आई और अधिप के हाथ में स्पीकर रख के बोली, होल्ड इट। अधिप तो मुंह बगारे अदा को देखता रह गया। अदा फिर तनय और जन्य को देख के हंस दी और खुशी से बोली, लेट्स डांस बेबी। दोनों बेचारों सा मुंह बनाए अदा को देख रहे थे। अधिप आज उनका ड और न सब अलग कर देगा। लेकिन अदा को कोई फर्क पड़ना था क्या।
उसने अपनी टी शर्ट का कॉलर अपने दांतों में फंसाया और छपरी के जैसे डांस करने लगी। अदा का फाड़ू छपरी डांस देख के अपना क्यूट तनय रुकने वाला था क्या? उसने भी अपनी टी शर्ट दांतों में दबाई और चिल्लाते हुए मवाली डांस करने लगा। ओहोए ओहोए। अदा भी तनय के साथ चिल्ला रही थी, ओहोए ओहोए। अदिप दोनों को आंखें बड़ी करे देख रहा था कि अपना बॉडीगार्ड कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी सिटी बजाते हुए दोनों की पार्टी में शामिल हो गया। अधिपनुमा जल फुकड़े को वो बाद में देख लेंगे, ये पल था अदा के साथ खुल के जीने का। तीनों मस्त गाने पर मवाली डांस कर रहे थे, कभी तीनों हवा में पतंग उड़ाने वाला डांस करते तो कभी नागिन वाला। अधिप भी तीनों को देख के मुस्कुरा दिया था। अदा बहुत खुश थी और चिल्ला चिल्ला के डांस कर रही थी। अधिप का दिल अदा को देख के खुश हो गया था। अधिप वही घास पर बैठ गया और तीनों को लोफरों वाला डांस करते देखने लगा। कुछ घंटे लगातार डांस करने के बाद तीनों थक गए तो अधिप के पास आके बैठ गए और अधिप को धक्का देकर लेटा दिया और खुद भी उसके साथ लेट गए। अदा, अधिप, जन्य और तनय चारों लाइन से लेटे थे। अदा ने अधिप के हाथ पर सिर रखा हुआ था। तनय एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, यार आज तो मजा आ गया। जन्य भी मुस्कुरा दिया। अधिप के फेस पर भी मुस्कान थी, लेकिन अपनी अदा थक के अधिप के कंधे पर सिर रख के सो चुकी थी। तनय फिर बोला, हम चारों की जोड़ी हिट है ना, गिलहरी है तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। हम चारों कितने खुश थे, वो दोनों क्यों आ गई हमारी बैंड बजाने, लेकिन मैं उनको अपनी बीच घुसने नहीं दूंगा। हम चार थे, हम चार ही रहेंगे। तनय की बातें सुन के जन्य ने नजरें घुमा के अदा को देखा तो उसको सोता देख वो भी मुस्कुरा दिया। सच में चारों के बीच बहुत प्यार था, उन चारों के बीच कोई नहीं आ सकता था।